हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? जल्दी से बताइए गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, खूब कोशिश कर रहे होंगे। और गाइस, कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइस? देखो, किसने एक सही बात की है कि जिंदगी भर कोसता रहा परिस्थिति को, जिंदगी भर कोसता रहा परिस्थिति को, जिस दिन मन स्थिति बदली उस दिन परिस्थिति बदल गई। तो गाइस, आपको समझ गए होंगे क्या करना है। देखो, खूब मेहनत करनी है। ठीक है, इस बार नंबर लाना है, कंपटीशन पास करना है। ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना है। यदि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो, देखो जो मैं आपको लेक्चर कराता हूँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो वैसे एग्जाम्स होते हैं दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको कराता हूँ, काफ़ी अच्छे आपके नोट्स बनवाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग भी अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। ठीक है गाइज? तो गाइज, हम शुरू करते हैं आज आरसीसी में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम आरसीसी कॉलम। ठीक है, तो गाइज, कॉलम क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे कॉलम क्या होते हैं? क्या होते हैं कॉलम? देखो, कॉलम क्या होता है? कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। ठीक है, एक वर्टिकल मेंबर होता है जिसके ऊपर ट्रांसफर लोड लगता है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये कॉलम है और इसके ऊपर क्या लग रहा है? ट्रांसफर लोड लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको वेरियस लोड लगे हुए हैं कॉलम के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है गाइज, समझ में आ गया कॉलम क्या होता है? देखो, जो कॉलम होता है, कॉलम को हम बेसिकली कंप्रेशन मेंबर भी बोलते हैं, कंप्रेशन मेंबर भी बोलते हैं। लिखिए, लिखिएगा आप, एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं कॉलम को? कंप्रेशन मेंबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कंप्रेशन मेंबर? क्योंकि ये कंप्रेस होता है। ठीक है, इस पे जो लोड लगा होता है, लोड लगा हुआ होता है, कंप्रेस होता है। और जहाँ पे टिका होता है, इस पे ऊपर की ओर भी लोड लगता है। जो बेसमेंट होता है वो भी ऐसे लोड लगाता है। उसको क्या बोलते हैं? हम कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। ठीक है गाइस? देखो, बेसिकली होता क्या है कॉलम? एक चीज होता है आपका कॉलम, एक होता है आपका पेडेस्टल, और एक होता है आपका स्ट्रैट। ये तीन चीज होते हैं। ठीक है, कॉलम के अंतर्गत बेसिकली हमने तीन मुख्य चीजें पढ़ते हैं: कॉलम, पेडेस्टल और स्ट्रैट। तो कॉलम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि कॉलम एक क्या होता है? वर्टिकल मेंबर होता है जिसके ऊपर ट्रांसफर लोड होता है, लोड आता है, उसको बियर करता है, और वो कॉलम का जो लोड होता है वो फिर फाउंडेशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया कॉलम क्या होता है? बात आती है पेडेस्टल की। ये पेडेस्टल क्या होते हैं? पेडेस्टल क्या होता है, कोई बताएगा? देखो, पेडेस्टल होता है आपका, जब हम कॉलम बनाते हैं तो कॉलम के लिए एक बेस तैयार करते हैं। ठीक है, जिसको छोटा सा कॉलम बोलते हैं, इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं? हम पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पेडेस्टल बोलते हैं। समझ में आ गया? पेडेस्टल क्या होता है? क्योंकि जो बेसिकली जो कॉलम होते हैं जो कोई पेडेस्टल पे ही बेस्ड किए जाते हैं, इस पे ही टिकाए जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट इस पे होता है। ये होता है आपका पेडेस्टल। बात आती है स्ट्रैट की। स्ट्रैट क्या होते हैं? क्या होते हैं स्ट्रैट? बताइएगा कोई।
देखिए भाई स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट भी कॉलम की तरह ही जो होता है, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कॉलम भी स्ट्रेट भी कॉलम ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कॉलम ओनली वर्टिकल होता है, कॉलम क्या होता है, ओनली वर्टिकल होता है। और जबकि स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड इंक्लाइंड होता है, भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। कॉलम क्या होता है, ओनली वर्टिकल जो मेंबर होगा उसको हम कॉलम बोलेंगे, और जो स्टार्ट होता है वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और इंक्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, ठीक है। और एक बात और गाइस, जो स्ट्रेट होता है आपका, ये कॉलम से हमेशा छोटा होता है। स्ट्रेट क्या होता है आपका, कॉलम से हमेशा छोटा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये नोट कर लीजिए आप। आगे चले, एक नोट करके लिखेगा गाइस, ऑल कॉलम आर स्ट्रेट बट all straight are not column, ठीक है। all column are straight but are all straight are not column, ठीक है। जितने भी कॉलम होते हैं, जितने भी स्तंभ होते हैं, सारे के सारे स्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जितने स्ट्रेट होते हैं वे कॉलम नहीं हो सकते, ठीक है ना, समझ में आया। आगे चले, आगे चले गाइस, एक होता है आपका, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इफेक्टिव लेंथ। देखिए कॉलम इस तरीके का होता है बेसिकली, ये कोई कॉलम है आपका, वर्टिकल कॉलम, ठीक है, इस पे लोड लगा हुआ है, तो कैसे होती है इसकी स्ट्रक्चर, ऐसे आती है, बकलिंग हो जाती है, इसमें क्या होती है, इसको बकलिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको बकलिंग बोलते हैं। और जो लेंथ आती है इसको एल नोट बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भाई देखिए जो कॉलम होते हैं, कॉलम में ओनली बकलिंग होती है, ठीक है, और जो बीम होता है, बीम में डिफ्लेक्शन होता है, बीम में डिफ्लेक्शन होता है, और कॉलम में बकलिंग होती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या, एक कॉलम का हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया है, ये कॉलम का क्या है, क्रॉस सेक्शन है बी और डी, ठीक है, बी और डी। एक होता है आपका, इसमें लैम्डा निकालते हैं जनरली, लैम्डा का फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव अपॉन एल एल डी, ठीक है, एल इफेक्टिव अपॉन एल एल डी। एल एल डी क्या होता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, ठीक है, समझ में आया। यदि मैं कहूं b की वैल्यू कम है d से, यदि मैं कहूं यहाँ पे b की वैल्यू d से कम है, तो क्या होगा, एल क्या होगा आपका, b हो जाएगा, ठीक है, जो कम होती है वही आपका एल होता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जो इन दोनों डायमेंशन जो कम होता है, ठीक है। जैसे यदि मैं बात करूं, ये 300 गुना 450 का है, तो उसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी होगी, ये होगी 300, ठीक है, ये बी है, ये डी है, समझ गए, यहां तक समझ में आया।
LLD कितना होगा 300 हो जाएगा। यहाँ तक कर लोगे, थोड़ा बेस चल रहा है जिससे न्यूमेरिकल्स जब हम कराएंगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यह आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा गाइस, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया ये सब। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो गाइस, बेसिकली जो कॉलम होते हैं वो दो तरह के होते हैं कॉलम, यानी कि कॉलम आर टू टाइप। कॉलम आर टू टाइप कौन कौन से कॉलम होते हैं? एक होता है आपका शॉर्ट, एक होता है आपका लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब। शॉर्ट कॉलम कौन से होते हैं, शॉर्ट कॉलम क्या होता है और लॉन्ग कॉलम क्या होता है? देखो गाइस, एक होता है आपका लैम्डा बेबी निकलवाया, जिसको सिलेंडरनेस रेशो बोलते हैं। यदि आपकी सिलेंडरनेस रेशो की वैल्यू यानी कि एल इफेक्टिव अपॉन LLD की जो वैल्यू आएगी, यदि वो 12 से कम आती है, 12 से कम या फिर 12 के इक्वल आती है, तो आपका कहलाता है वो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, ठीक है। और यदि लैम्डा की वैल्यू अधिक आती है 12 से, तो आपका कहलाएगा लॉन्ग कॉलम, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ठीक है गाइस। कर लिया। देखो जो शॉर्ट कॉलम होता है ये फेल होता है, शॉर्ट कॉलम फेल होता है आपका, कहीं में फेल होता है, ये कर्सिंग में फेल होता है। शॉर्ट कॉलम जो फेल होता है ये कर्सिंग में फेल होता है, और जो लॉन्ग कॉलम होता है ये आपका बकलिंग में फेल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? शॉर्ट कॉलम कर्सिंग में फेल होगा और लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होगा। यहां तक क्लियर हुआ? एक होता है आपका पेडेस्टल और कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। देखो, यदि आपका L0 अपॉन B का रेशो कम है, L0 अपॉन B का रेशो कम है, ये इक्वल है 3 के, तो ये आपका क्या कहलाता है? पेडेस्टल कहलाता है। और यदि L0 अपॉन B का रेशो अधिक होता है 3 से, तो ये कॉलम कहलाता है, ठीक है। पेडेस्टल और कॉलम पता चल गया, किसको पेडेस्टल बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं। तीनों एक ही जैसी स्ट्रक्चर होती है, नहीं कि कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कि कैसे निकाले, तो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। यदि L इफेक्टिव लैम्डा इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन LLD का रेशो 12 से कम है या फिर बराबर है, तो शॉर्ट कॉलम होगा, 12 से अधिक है तो आपका लॉन्ग कॉलम होगा। पेडेस्टल के लिए L0, ठीक है, और यानी कि इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ और B का रेशो जो है 3 से कम है बराबर है तो पेडेस्टल होगा, यदि 3 से अधिक है तो आपका कॉलम होगा, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है, देखो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं गाइस, देखिएगा कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ये पॉइंट लिखते हुए चलिएगा। लिखिए, प्लेन सेक्शन रिमेन सेम, प्लेन सेक्शन रिमेन सेम all the time, remain same sum of all the time, sum of all the time, यानी कि जो सेक्शन होता है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, कॉलम में वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब बकलिंग हो, कर्सिंग हो, कुछ भी हो, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। सेकंड लिखिए, जो मैक्सिमम लोड होगा, मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोड P इज इक्वल टू 0.4 FCK, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये होता है मैक्सिमम लोड, ठीक है। ये किसके लिए होता है? फॉर शॉर्ट कॉलम,
फोर शॉर्ट कॉलम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? आगे चले। हाँ, नोट करते हुए चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, कॉलम आरसीसी कॉलम की जो मेन चीजें हैं वे लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत काम आने वाली है आप लोगों के। ठीक है, लिखिए मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन 0.002, कितनी होती है? 0.002 इन कंप्रेसिव फाइबर, इन कंप्रेसिव फाइबर। ठीक है, जो कंप्रेशन फाइबर होते हैं उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी हो सकती है? 0.002 mm, 0.002 mm। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखिए फॉर लॉन्ग कॉलम, फॉर लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम के लिए फॉर्मूला लॉन्ग कॉलम के लिए कैसे निकालते हैं? फॉर लॉन्ग कॉलम P इज इक्वल टू CR मल्टीप्लाई P। इसको शॉर्ट कॉलम के लिए S लिख लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग कॉलम के लिए L लिख लीजिए। ठीक है, CR से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी वैल्यू की। ठीक है, और CR क्या है आपका? रिडक्शन फैक्टर। जहां CR है आपका रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, CR क्या है आपका? रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू निकालते कैसे हैं? यहां ध्यान दीजिए, CR इज इक्वल टू होता है CR इज इक्वल टू 1.25 L इफेक्टिव अपॉन 48B, 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B, ये होता है आपका CR। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? ये नोट कर लीजिए आप। बी क्या है? यहाँ पे LLD है। ये बी क्या है आपका? ये LLD है। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखिए आप हेडिंग टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग। लोडिंग कितने तरीके की होती है? लोडिंग दो तरीके की होती है गाइस, एक्सियल लोडिंग और इसेंट्रिक लोडिंग। एक्सियल लोडिंग और इसेंट्रिक लोडिंग। ठीक है गाइस, एक्सियल लोडिंग और इसेंट्रिक लोडिंग। एक्सियल लोडिंग क्या होता है? एक्सियल लोडिंग देखिए, यदि जो कॉलम होता है आपका, लोड जो लगता है कॉलम के सेंटर पर लगता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग। ठीक है, और यदि लोड आपका सेंटर पर ना लग के, अभी आ रहा हूं।
तो गाइज हम लोग करा रहेगा आपको इसेंट्रिक लोडिंग और एक्सियल लोडिंग। ठीक है, जो लोड आपका एक्स पर लगता है तो एक्सियल लोडिंग कहलाता है, और यदि एक्स से हटके लगता है लोड आपका तो क्या कहलाता है, आपका इसेंट्रिक लोडिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। और ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर से अक्ष से लोड तक की डिस्टेंस ई बोलते हैं इसको। ठीक है, और जहाँ जो यहाँ पे मूवमेंट होगा P इंटू ई हो जाएगा। मूवमेंट जब लेंगे तो P इंटू ए, यानी कि ये लोड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू ई। ठीक है, और इसेंट्रिक लोडिंग आपको बेसिकली दो तरीके की होती है। इसेंट्रिक लोडिंग भी क्या होता है आपका, बेसिकली दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है यूनिएक्सियल और एक बाईएक्सियल। यूनिएक्सियल लोडिंग एंड बाईएक्सियल लोडिंग। ठीक है, यूनिएक्सियल लोडिंग क्या होता है आपका, यूनिएक्सियल लोडिंग होता है आपका जो एक्स एक्सिस पर लोड लगता है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है आपका, इस पर जो लोड लगता है ये होता है आपका यूनिएक्सियल लोडिंग। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। बात आती है बाईएक्सियल लोडिंग की। बाईएक्सियल लोडिंग क्या होता है, देखो जो लोड लगता है आपका एक्सियल लोडिंग एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों पे लगता है। ठीक है, जो उसके सेंटर पे जो लोड लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, बाईएक्सियल लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि एक्स एक्स से कुछ डिस्टेंस ऊपर की ओर चला है और वाई एक्स से कुछ डिस्टेंस एक्स एक्स की डायरेक्शन में चला है। तो जो लोड लगा हुआ आपका यहाँ पे लगा हुआ है सेंटर पर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बाईएक्सियल लोडिंग। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आगे चलें। जब हम इसमें स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, पी अपॉन ए। ठीक है, जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा कितना होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए। क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और पी क्या होता है आपका, पी होता है आपका लोड, लोड बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। आगे चले, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आगे चले। देखो गाइस, नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं इसमें हम। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम इसेंट्रिसिटी। सबसे पहले लिखे आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी। ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, मिनिमम इसेंट्रिसिटी देखो ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में होती है। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में होती है। एक्स डायरेक्शन में कैसे होती है, देखिए गाइस, ये होता है एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस बी अपॉन 30 और 200 mm। ठीक है, ठीक है, इतना होता है। इनमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ली जाती है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है। ठीक है, 20 mm है, 20 mm है। ठीक है, और बात आती है फिर एल इफेक्टिव वाई डायरेक्शन में क्या होगा, एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस यहाँ डी अपॉन 30 और 20 mm। ठीक है, ये होती है, ये एक्स डायरेक्शन में होती है और ये वाई डायरेक्शन में मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, और बात करते हैं मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी की। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देखो ये होता है 5% ऑफ LLD, 5% ऑफ LLD। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में होता है। ये एक्स में डायरेक्शन में भी होता है एंड
वाई डायरेक्शन में भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो यहाँ बी आ जाएगा। देखिए एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, 5% ऑफ बी, और वाई डायरेक्शन की बात करेंगे 5% ऑफ डी, ऐसे लिखिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है गाइस, आगे चले। आगे चलते हैं, आगे लिखिए फॉर एक्सियल लोडेड कॉलम, फॉर एक्सियल लोडेड कॉलम, फॉर एक्सियल लोडेड कॉलम, फॉर एक्सियल लोडेड कॉलम ई मिनिमम कैसे निकालते हैं? ई मिनिमम की जो वैल्यू होती है ई मैक्सिमम से कम होगी। यदि आपकी ई मिनिमम की वैल्यू ई मैक्सिमम से कम होती है तो क्या होता है? एक्सियल लोडेड कॉलम कहलाता है। ठीक है, और यदि ई मिनिमम, आगे लिखिए फॉर इसेंट्रिक लोडेड कॉलम, फॉर इसेंट्रिक लोडेड कॉलम, इसके लिए क्या होता है? ई मिनिमम की वैल्यू अधिक होती है ई मैक्सिमम से। ठीक है, समझ में आ गया। आप ई मिनिमम भी निकाल सकते हो, अभी फॉर्मूला लिखवाया है, और ई मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि ये इसेंट्रिक लोडेड कॉलम है या फिर एक्सियल लोडेड कॉलम है, तो आप कंपेरिजन करके इनमें दोनों में बता सकते हो कि एक्सियल लोडेड कॉलम है या फिर इसेंट्रिक लोडेड कॉलम है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब जो वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है वर्टिकल जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है कॉलम में, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो मिनिमम कितना होता है? ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं? 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया। ठीक है, ग्रॉस एरिया बोले तो टोटल एरिया। ठीक है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना लेते हैं? 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। एंड इसके बाद आती है मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं? 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, आपसे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछ सकता है कितना रीइंफोर्समेंट होता है कॉलम में आपका, तो आप बता सकते हैं। यदि आप मिनिमम, आपसे मिनिमम पूछता है तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, मैक्सिमम पूछता है तो 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, और जो डायमीटर होता है, डायमीटर कितना होता है? वो 12 mm से अधिक रखा जाता है कॉलम के लिए। ठीक है, कॉलम के लिए डायमीटर कितना रखा जाता है? 12 mm से अधिक होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविजन। ठीक है, जो कोड के अकॉर्डिंग जो लेते हैं, कितना लेते हैं? 12 mm लेते हैं, इससे कम लेते नहीं है इसमें कॉलम में हम, मतलब ये 12 से ज्यादा ही लेते हैं। ठीक है, 12 भी नहीं लेते। ठीक है गाइस, 12 से ज्यादा लेता है 14, 16, 18 ये ले सकते हैं। ठीक है, 20 तक मैक्सिमम तो कितना ही हो सकता है, 60, 24, 45। ठीक है, लेकिन 12 से कम नहीं लेते। ठीक है गाइस, आगे चलिए। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? आगे चलिए। देखिए आगे क्या होता है, देखो जो कॉलम होते हैं आपके, ये रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, जनरली सर्कुलर होते हैं। ठीक है,
तो रेक्टेंगुलर के लिए हम कितने बार प्रोवाइड करते हैं? रेक्टेंगुलर में हम 4 बार प्रोवाइड करते हैं और स्क्वायर कॉलम में भी हम 4 प्रोवाइड करते हैं। कर तो और भी सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम करते हैं वो हम 4 करते हैं। ठीक है, कर तो और भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी करते हैं? 4। कॉलम में स्क्वायर में 4, कॉलम में कितनी करते हैं? बेसिकली 6। ठीक है, ऐसे प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? आगे चले। देखो एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन दैट, ये आईएएस में आया है। आईएएस में आया है ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। एल इफेक्टिव आपको गिवन है। एल इफेक्टिव इक्वल टू 3 मीटर है। ठीक है, और साइज ऑफ कॉलम, साइज ऑफ कॉलम है आपका 300 mm मल्टीप्लाई 300 mm। ठीक है, ये है आपका साइज। और आपसे कह रहा है ये मिनिमम के बारे में पूछ रहा है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकाल के बताइएगा कितनी होगी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकाल के बताइए कितनी होगी। ये आईएएस में क्वेश्चन आया है। तो क्या होता है गाइस, इसका जस्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या है फॉर्मूला? एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस कितना होता है? B/30। ठीक, और 20 mm। ये लिखवाया था अभी भी, यहां पे लगाइए। एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 3000 मीटर में है ना, तो 3000 हो जाएगा। ये mm में बदलेंगे तो 3000/500 प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300/30। एक जीरो से एक जीरो 10 आ जाएगा। 530, 10 16 mm आ गया। ठीक है, 16 mm और 20 mm में जो मिनिमम वैल्यू होती है, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लेते हैं। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 20 mm आ रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 mm। तो इसका आंसर क्या था गाइस? 20 mm था। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके आईएएस में। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला लगा के मिनिमम साइड से आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सवाल आता है आईएएस में। ठीक है, और आप लोग बस ऐसे करते हो कि आईएएस है, पता नहीं क्या है। कुछ नहीं होता, जब आप पढ़ लोगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो ये चीजें बहुत आसान लगने लगेगी आपको। ठीक है, आपको क्या जरूरत है? आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपको डरना नहीं है किसी एग्जाम से। ठीक है, इतना पढ़ लो कि एग्जाम में बस बैठते ही सब कुछ कर डालो। ठीक है, ओके गाइज, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखो एक होता है आपका लैटरल रीइंफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हमने करा दिया है। अब बात आती है लैटरल रीइंफोर्समेंट। लैटरल रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जैसे ये कॉलम होता है आपका, कॉलम में ये क्या था? ये लॉन्गिट्यूडनल था ना। लॉन्गिट्यूडनल को बांधने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को बांधने के लिए क्यों बांधते हैं? क्योंकि बकलिंग ना हो। ठीक है, जिससे बकलिंग ना हो, बांधने के लिए हम क्या करते हैं? टाई प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो टाई लगाते हैं कॉलम में, ठीक है, ऐसे टाई प्रोवाइड कर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? टाई, TIES, टाइज। ठीक है, समझ में आया? टाई प्रोवाइड की जाती है ड्यू टू बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए एक तरीके से। ठीक है, तो टाई का जो डाया होता है कितना होता है? जिसका डाया होता है ये 5/4 और 6 mm। 6 mm में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और 5 क्या है आपका? 5 है आपका डाया ऑफ मैन बार। डाया ऑफ
मेन बार, ठीक है, डाया ऑफ मेन बार, ठीक है। बात आती है स्पेसिंग की कि ये स्पेसिंग कितनी रखी जाए, ये स्पेसिंग कितनी दूर रखी जाए, ठीक है। स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, देखो स्पेसिंग के लिए क्या है आपका 300 mm, 48 फाई और 16 फाई और LLD में जो मिनिमम वैल्यू होती है, ये फाई क्या है, दोनों फाई आ गए। देखो एक तो होता है लेटरल का फाई, लेटरल यानी कि टाई, ठीक है। एक होता है मेन का मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल थी, तो 48 फाई लेटरल वाला लेंगे, 16 फाई मेन डाया लेंगे, LLD लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और 300 में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी स्पेसिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है, स्पेसिंग, ठीक है। समझ में आ गया? जिसकी समझ में नहीं आया है वो वीडियो को पॉज कर सकता है, पॉज करके दोबारा देख सकता है, ठीक है गाइज। तो गाइज यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है गाइज। और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। और जिस स्टूडेंट को कोई अभी भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है आरसीसी में, तो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कांटेक्ट भी कर सकता है। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू।